रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में सब कोई के हमनी स्वागत करत हैं जा और बोलल गल बातें कि जहाँ शब्द शांत हो जाते हैं वहाँ रंगमंच बोल उठता है। जहाँ दीप की एक लौ अंधकार चीर देती है वहीं कलाकार की वाणी हृदय तक पहुँच जाती है। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं और वो हैं आदरणीय श्री राजेंद्र सदा सिंह जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। और हमारे साथ है सिपुल परमानंद जी, नमस्कार। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। तो सदा सिंह जी, राजेंद्र जी, आप हमें ये बताएं कि नाटक आपके लिए क्या है? नाटक धमनियों में है। आज से नहीं, कोई 52 साल से लगातार इस क्षेत्र को मैं पकड़ा हुआ हूँ अपने दोस्त कलाकारों के साथ। तो ऐसा है कि कह सकते हैं दावे के साथ कि मैं एक अध्यापक था और अध्यापन मेरी रोटी थी और रंगमंच मेरा जीवन। इस तरह से मैं जुड़ गया हूँ नाटक के साथ। और जब शुरू में नाटक करते थे हम लोग, तो ऐसा था कि घर का आटा गीला करके नाटक करना पड़ता था। मतलब कि उस समय में मतलब अपने पैसों से, मतलब अपने खर्चे पर घर के लोगों से मतलब कि डांट खानी पड़ती थी, पत्नी से, माँ से, कि ये क्या कर रहे हो, क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होता है। फिर भी नाटक को हम पकड़े हुए थे और आज भी पकड़े हुए हैं और इस उम्र में भी जोर से पकड़े हुए हैं कि छोड़ने को जी नहीं करता। अब तो भगवान से यही विनती है कि और हर साल कहता हूँ कि और एक अवसर दें मुझे, ताकि एक और बड़े प्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ें। नाटक मेरे लिए सब कुछ है। सावधान जैसे आपने नाटक किए हैं समाज की कुरीतियों को लेकर, इसके बारे में आप कुछ बताएं। हमने सावधान नाटक में जो बर्निंग थीम है उनको पकड़ा है। जैसे कि हैं मतलब कि रेप हैं, जैसे कि डाइवोर्स हैं, बाढ़ वगैरह हैं, जितने कुछ है बर्निंग थीम है पर्यावरण को लेकर, इन सभी बातों को लेकर इसमें हमने 5 पहलू को पकड़ा है जी। तो उन सब को लेकर हमने मतलब 20-20 मिनट का एक सीन बनाया है जिसमें सूत्रधार आता है और वही नाटक को लेकर आगे चलता है। तो हर एक पहलू पर हमने जोर दिया है और सावधान नाटक इसी तरह से इसीलिए सफल नाटक कहा जा सकता है। लोगों की दृष्टि में, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे दर्शक जो हैं, उनकी दृष्टि में ये नाटक सफल कहा जा सकता है। और हर नाटक में मैंने वर्षों से देखा है, वर्षों से किया है कि हर एक नाटक में नृत्य और गीत हम लोग इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। नृत्य और गीत आपने अभी हाल में जो है नाम लिया है, तो हम कहेंगे सिपुल जी का हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत बातें सिपुल जी। तो जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि नाटक में आप जोड़ते हैं नृत्य और संगीत, तो आप सहायक हैं और सहायता भी करते हैं नाटक में। तो इसे और रोचक बनाने के लिए, जैसे राजेंद्र जी ने कहा है कि आप लोग संगीत को जोड़ते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जब ये भाई साहब की कृपा है मुझ पर, इनसे ही सीखा है मैंने। वैसे मैं तो ज़्यादातर संगीत में रुचि देता आया हूँ, लेकिन जब से भाई जी से मिले तो मैंने भी उसमें भाग नहीं लिया नाटक में। तो वैसे मैं ढोलक पर साथ देता हूँ, कभी भी गा लेता हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ता है कि नाटक में कुछ करें ऐसे चीज़, क्योंकि थोड़ा सब उसमें डाल दें तो जितना हमारे जो देखने वाले हैं उन लोगों को अच्छा लगता है। माने को खाए में अगर ओकरा चटकार बनाए के खोजबा तो ओकरा तनी सुन सामग्री चाहेला दरे के जमे उ चटकार बनी। इहो एगो नाटको पागे ह, ओकर समानवे ह। त एगो नाटक में तनी सुन और बढ़िया लाए के त चाहेला तनी सुन नृत्य और संगीत डाले के। रंगमंच की आवाज़, रंगमंच की आवाज़।
श्रोताओं, रंगमंच की आवाज़ में आज हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र सिंह सदा सिंह जी हैं और साथ में हैं सिपुल परमानंद जी, और हम सभी नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि नाटक क्या है और नाटक को रोचक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो गुरुजी, आप हमें ये बताएं कि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो गई है, एक बटन दबाते ही हम सब कुछ कर लेते हैं, तो क्या रंगमंच अब भी उतनी ताकत रखता है जितनी कभी रेडियो या सिनेमा के पहले हुआ करती थी? आपने ठीक कहा है कि अभी कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बटन के जरिए दुनिया भर की समाचार हमें मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है। तो सचमुच है ये कि हम डिजिटल सिस्टम जो है उसका भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दिया है साल 2000 से। 2000 से, उससे पहले नहीं करते थे, और वैसे भी मॉरिशस में भी उतना इसका बोलबाला नहीं था, आया नहीं था, लेकिन हम लोग साल 2000 से करना हमने शुरू कर दिया है। क्योंकि ऐसा एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि 1975 में हम लोग एक नाटक लेकर गए थे भारत। विश्व हिंदी सम्मेलन का अवसर था, नागपुर में हुआ था। वहाँ पर हमें रामलीला नाटक देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो उस समय 1975 की बात है और अभी हम लोग 225 में हैं। कितने साल हो गए? 45 साल लगभग। वहाँ पर मैंने रामलीला देखा था, और रामलीला में क्या देखा था मैंने कि जब संवाद चल रहा है, राम और कोई कलाकार हैं उसके बीच चल रहा है, तो हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो वहाँ पर ऐसा है, संवाद यहाँ पर चल रहा है और पीछे में जो स्क्रीन है वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हनुमान जी उड़कर जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो ये है डिजिटल सिस्टम। कब शुरू हुआ भारत में, और हम लोग अब कर रहे हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। और सावधान नाटक में भी साल 2000 में जो हमने किया था, मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से हमने जो बड़ा स्क्रीन है उसका प्रयोग किया था। और जो 2 कलाकार 2 या 3 हैं, कोई भी हैं स्टेज पर, जो वे लोग अपना संवाद बोल रहे हैं, तो हम स्टेज पर देख रहे हैं जिस विषय पर वो संवाद बोल रहे हैं उस विषय को वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं। तो ये है डिजिटल सिस्टम, इसका शुरू कर दिया। मान लीजिए गुरुजी, इसे रोचक बनाने के लिए आजकल हम डिजिटल जो है सिस्टम का जो है प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोग और पसंद करें और जाने माने सुनने के साथ साथ हम देख भी रहे हैं। तो जैसे सिपुल जी ने कहा, आप गायन को भी डालते हैं नाटक में उसे रोचक बनाने के लिए। तो सिपुल जी, आप हमारे लिए कुछ गीत लेकर आए हैं? हाँ, नहीं वैसे तो वो जो सावधान नाटक था उसमें शुरू ही करना था। जैसे वो इंडिपेंडेंस डे का वो जो था ना सीन था, तो उसमें एक गाना प्रस्तुत करना था, गीत है। तो भाई जी ने सोच रहे थे कौन करेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो कोशिश की तो अच्छा रहा, भोजपुरी था, ऐसा था। सुन ला हो भैया, सुन ला बहिनिया, तू भी तो सुन ला हो बबुआ। सुन ला हो भैया, सुन ला बहिनिया, तू भी तो सुन ला हो बबुआ। देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो। नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो, नाचा हो गावा हो खुशियाँ मनावा हो। देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो। बहुत सुंदर सिपुल जी। और जैसे गुरुजी, आपने ये भी कहा है कि आप जो है नाटक को रोचक बनाने के लिए डिजिटल जो है उसका प्रयोग करते हैं। अभी एक और प्रश्न आया है और वो है, आपके प्रयोग में आपके अनुसार स्टेज पर एक्टिंग और कैमरा सामने एक्टिंग में सबसे बड़ा जो है अंतर क्या है? ज़मीन आसमान का अंतर है मेरी दृष्टि में। सबसे पहले आवाज़ को ही ले लेते हैं। आवाज़ को स्टेज पर जब खेलते हैं तो आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है, क्योंकि सभागृह में जो सबसे अंतिम सीट पर बैठा हुआ है उसके लिए भी हमें आवाज़ निकालनी पड़ती है। मतलब कि थोड़ा ज़ोर से
संवाद बोलना पड़ता है, जबकि फिल्म के लिए अलग है। फिल्म के लिए तो मतलब वो तो रिकॉर्डिंग होती है ना, फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग। वो तो कहीं कितना भी बोल सकते हैं, कितना जितना चाहे बोल सकते हैं, जितनी ऊंची आवाज़ में या कम आवाज़ में, वो तो रिकॉर्ड करके वही देता है। और ये है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है। और मतलब कि और जब एक्टिंग की भी बात आती है तो फिल्म के लिए एक दायरा दिया जाता है कि यहाँ से मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर समाप्त कर देना पड़ता है, क्योंकि कैमरा का काम है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जबकि मंच पर, स्टेज पर, पूरे मंच पर खेल सकते हैं, उसके लेंथ्स विड्थ्स डेप्थ्स में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये है अंतर सिनेमा और रंगमंच में। तो सिपुल जी, आप हमें ये बताएं कि जब आप गुरुजी के साथ जुड़े तो आप में कौन कौन से जो हैं परिवर्तन आए आपके अंदर? वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत चीज़ सीखे, और कैसे स्टेज पर जाते हैं, कैसे ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे अभी जैसे बताया भाई जी ने कि आवाज़ कैसे होना चाहिए, अपना जो फेशियल जो है एक्सप्रेशन है, ये सब कैसे होना चाहिए। तो कोशिश की मैंने, तो अच्छा रहा। और सीखना तो समाप्त नहीं होता, सीखते रहते हैं। बहुत सी ऐसे दोस्त लोग हैं और कुछ आए बताए तो उससे सीख के कर रहे हैं, बहुत मज़ा ले रहे हैं। तो ये जो गीत आपने अभी हाल में गाए हैं वो आपने ही लिखा है? हाँ, मैंने ही लिखा है। मेरा लड़का जो प्रभात है उसने संगीत दिया है, और उसका रिकॉर्डिंग उसी ने किया है। और पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे वो डिजिटल में होता है ना, तो एक ही इंसान वो सब म्यूज़िक खेल सकता है। उन्हें खुद खेल कर पूरा बनाया है। तो मुझे बोला कैसे करना है, कैसे उसको गाना है, तो मैंने गाया। उसमें ऐसे भी है, मैं थोड़ा ऐड कर दूं, वो संगीत जो आता है, पूर्वज के बलिदान और मेहनत से, अच्छा विचार और अच्छा व्यवहार से, पूर्वज के बलिदान और मेहनत से, अच्छा विचार और अच्छा व्यवहार से, ई सब के कारण देशवा आज़ाद भइल हो, देशवा आज़ाद भइल हो। नाटक जो है एक दर्पण है, जो भी समाज में होता है हम उसी को प्रस्तुत करते हैं। कुरीतियाँ हैं पर्यावरण को लेकर या फिर घर में पारिवारिक समस्या को लेकर, हम उसी को प्रस्तुत करते हैं नाटक में। रंगमंच की आवाज़, रंगमंच की आवाज़। श्री राजेंद्र सदा सिंह जी और साथ में हैं सिपुल परमानंद जी। आप दोनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। गुरुजी, आप हमें ये बताएं कि जब आपने नटराज आर्ट्स ग्रुप की आरंभ किया तो कितने लोग थे और साथ में नौजवान थे, जुड़े हुए थे उसमें? ऐसा है कि आज से कोई 30 साल पहले नटराज आर्ट्स ग्रुप को हमने खड़ा किया था। और उस समय हम लोग एक नाटक लेकर भारत गए थे। जब मॉरिशस में भारतीय मजदूरों के आने की जो वो एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, 165वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तब हम लोग एक नाटक लेकर भारत गए थे। तब नटराज नहीं बना था, एक गूंगा इतिहास नाटक लेकर गए थे वहाँ पर उसी अवसर पर। और वहाँ पर भी हमने तय कर लिया था कि अब जाते ही, नाटक में तो अब लगभग गोता लगा रहे हैं नाटक के समंदर में, जाते ही हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिससे हम लोग कार्यक्रम लेकर आगे चलते रहेंगे। तभी हमने नटराज आर्ट्स ग्रुप का गठन किया था उसी समय। और सभी कलाकार जो हैं, सभी कलाकार और जो कलाकार नए भी थे, सबके सब जवान थे। सबके सब जवान थे, चाहे उसमें मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर। हमारे पास 5 फीमेल कैरेक्टर थे। जब सबके सब जवान थे, तब से हमने शुरू किया था। तो मान लीजिए नाटक का जो भविष्य है वो उज्जवल है मॉरिशस में? अभी नहीं कह सकते हैं, उस वक्त उज्जवल था 1984 में। उस वक्त कह सकते हैं उज्जवल था। तब तो हमने
रंगमंच ये नटराज औजगुब बनाया था। और इस तरह की संस्था मॉरिशस में नहीं थी, एकमात्र संस्था थी। छोटे छोटे ग्रुप थे, वो 30 मिनट का मतलब आधे घंटा का नाटक करते थे, लेकिन हम लोग 1.5 घंटे का नाटक, 1.25 घंटे का नाटक हम लोगों ने आरंभ किया था नटराज औज ग्रुप को लेकर। और तो पहला नाटक हमने किया था महाभारत पर आधारित अभिमन्युन्नत का नाटक, रोक लो कान्हा। रोक लो कान्हा हमने किया था। पहला नटराज का ये जो पहली उपलब्धि थी, ये रोक लो कान्हा, यहाँ से शुरू किया था। इसके बाद लगातार चलते गए, फिर भारत आते गए, जाते गए, और यहाँ के शो के लिए भी हमने नाटक शुरू करते रहे, बनाते रहे, नाटक तैयार करते रहे, और जो कि आज तक चलता आ रहा है। और रोक लो कान्हा, इस पर आप कुछ बता सकते हैं? रोक लो कान्हा महाभारत की पृष्ठभूमि पर तैयार था यह नाटक। उसमें अनेक कलाकार थे, और रोक लो कान्हा का मतलब है ये महाभारत का जो युद्ध चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कान्हा, कृष्णा, रोक लो इस युद्ध को रोक लो, क्योंकि ये नरसंहार बहुत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, रोक लो। इसीलिए उस नाटक का नाम पड़ा रोक लो कान्हा। बहुत ज़बरदस्त नाटक था। इसका गाला शो जो है महात्मा गांधी संस्थान के सभागृह में हुआ था। और गुरुजी, आपको कुछ अंश याद हैं, स्मरण हैं, जो आप प्रस्तुत करना चाहेंगे अभी रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में? ये तो बहुत दिनों की बात है मुझे उसके सावधान को लेकर। सावधान, जैसे आपने कहा अभी कि सिपाही का जो है रामलीला को लेकर, अगर आपके पास कुछ अंश है, अगर आप प्रस्तुत करना चाहेंगे रामलीला का एक अंश प्रस्तुत करेंगे भाई परमानंद सिपोल जी की आवाज़ में। उन्होंने खुद यह भूमिका निभाई थी। ये उस समय की बात है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए थे। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वे लोग वन ही में ठहरे थे। तो एक दिन ऐसा होता है कि भरत जब ननिहाल से लौटते हैं, तब उन्हें ये समाचार मिलता है कि भाई राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो वे बहुत क्रोधित होते हैं और सिपाहियों को लेकर वन में जाते हैं। सिपाहियों को लेकर अयोध्या से सिपाहियों को लेकर वन में जाते हैं। तो वही देखकर जो सिपाही हैं वहाँ का, वो दृश्य देखकर वो राम को बताने जाते हैं और बताते हैं राम जी को। आप बता सकते हैं कि कौन सा वो? तो शुरुआत कीजिए। अंश जो है रामलीला से प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिपोल परमानंद जी, तो चलिए उनको हम सुनते हैं। अच्छा। प्रभु, वन के दूत से संदेश मिला है। भरत नाम का कोई राजा आपसे मिलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, सेनाएं भी हैं। वन के पशु पक्षी व्याकुल हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वन में उथल पुथल मचे हैं। तब इसके बाद लक्ष्मण जी मुझसे पूछते हैं कि आप लोग तैयार हैं? क्योंकि वो उसके समझ में ये है कि वो युद्ध करने आ रहा है, लड़ने आ रहा है राम से। तो मैं लक्ष्मण जी को बोलता हूँ, हम तैयार हैं राजकुमार, आपके कहने भर की देर है। हम प्रभु राम के लिए मर मिटेंगे। ऐसा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सिपोल जी। और जैसे अभी सिपाही का जो पात्र जो अभी सिपोल जी ने किया है, उसमें तो बुलंद आवाज़ की आवश्यकता है ना गुरुजी? हाँ, तो लेकिन भाभी तो बैठे हैं यहाँ पर ना। हाँ। लेकिन स्टेज पर सचमुच बुलंद थी ये आवाज़। और उनका जो पहनावा था, उनका हाथ में स्पीर, मतलब जो भील जंगल के रहने वाले जो था, वो उन्होंने रिसर्च की थी। मतलब कि रिसर्च करने के बाद उनका कॉस्ट्यूम मिला था, उन्होंने देखा था, और उसी तरह से उनका वो लिबास पहने हुए थे, हाथ में स्पीयर था, और जाते हैं मतलब कि राम के सामने जाते हैं और बोलते हैं। बस आवाज़ बुलंद थी उनकी, बहुत आवाज़ बुलंद। आपने कहा अभी एक शब्द का प्रयोग किया है, अपने लिबास। हाँ,
ये जो है रंगमंच में बहुत ही आवश्यक है। अपना जो पहनावा है वो ये जो है दर्शकों को और आकर्षित करता है हमारी ओर। इसके बारे में कुछ बताएं, क्यों इसका आवश्यकता नाटक में बहुत आवश्यक है? इसके लिए खोज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यूट्यूब पर जाना पड़ता है, खोज करना पड़ता है कि कौन कलाकार हैं, किस करैक्टर के हैं वे, और कैसा उनका ये वेशभूषा जो है उनके लिए तैयार करना पड़ता है। तो मतलब आसान नहीं। एक स्पेशल कलाकार को हमने अपॉइंट किया था कि खोज करने के लिए। वो आकर बताते हैं हम कि ये ठीक है, और मैं देखता हूँ कि ये ठीक है, और दोनों में से एक को चुनते हैं। लेकिन आजकल लिबास जो है, विशेषकर रामायण के लिए, महाभारत के लिए बहुत महंगा पड़ता है। एक लिबास तो कैसे, अब राम के लिबास को लें तो चल सकते हैं, लेकिन रावण का जो लिबास है, जो वेशभूषा है, उसके लिए 12,000 11,000 रुपया खर्च करना पड़ा है हमें अभी रामलीला के लिए। और आजकल गुरुजी देखा गया है कि अभी सभी जो नौजवान हैं टिकटॉक बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, तो ये और नाटक में कौन सा अंतर है? इंस्टाग्राम अपनी जगह सही है, लेकिन और रंगमंच जो है अपनी जगह पर है। अंतर है, दोनों में अंतर है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है लिमिटेड है, उसमें डायरेक्ट जो मैसेज देना है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, ये सब हैं, जो मैसेज हम देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, उसमें तुरंत लोगों को पता चल जाता है। लेकिन रंगमंच में नहीं, रंगमंच अलग है, थिएटर जो है अलग है। मतलब कि हम लोग 2 मिनट का 3 मिनट का इंस्टाग्राम पर प्रोग्राम रख सकते हैं कि ये है, ये मैसेज देना है, तो आसानी से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बहुत छोटी चीज़ होती है। ये सब हालांकि संदेश देते हैं, लेकिन रंगमंच नहीं कहा जा सकता उनको। हालांकि रंगमंच इसके आगे कुछ नहीं है, फिर भी ये इंस्टाग्राम जो है बहुत आगे निकल चुका है। अंतर ये है कि कहते हैं ना कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। और आपने सही कहा है। और इसको लेकर ज़्यादातर मोबाइल थिएटर का जो कंसेप्ट है, आपके अनुसार किस तरह से लोगों के पास कला को ले जा रहा है? इसमें अभी मैंने बताया कि टिकटॉक में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, कुछ ऐसे बहुत कम, लेकिन कलाकारों के लिए अच्छा है। भारत से वो सब आते हैं, ज़्यादातर भारत के हैं, उसमें अच्छा है, संदेश हैं, ऑन द स्पॉट जो है संदेश भेज देते हैं वे लोग, और संदेश पहुंच जाता है। राजनीति हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, आसानी से पहुंच जाता है इंस्टाग्राम से। ये है अंतर। जबकि नाटक के लिए तो हमें तैयारी करनी पड़ती है, और ये मतलब कि बासी खबर हैं, रंगमंच के लिए बासी खबर हैं, जबकि इंस्टाग्राम में तो वो ऑन द स्पॉट है, मिलता है ताज़ा खबर। तो सावधान को लेकर एक अंश आपको याद है गुरुजी जो आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? अंश नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा नाटक है जी, क्योंकि मैंने सावधान में अभिनय नहीं किया था जी, मैं केवल डायरेक्टर था इसमें जी। और झनक पटक एक नाटक था मेरा, झनक पटक भोजपुरी भाषा में था वो नाटक। कॉमेडी है, वो कॉमेडी था, इसमें से पुल जी भी थे। तो आप दोनों एक अंश प्रस्तुत कर सकते हैं? मैं एक अंश इसमें प्रस्तुत कर सकता हूँ, एक अंश इसमें से अवश्य है। तो मैंने एक वृद्ध की भूमिका निभाई थी, मैं तो वृद्ध ही हूँ। तो चलिए दर्शकगण जो है हम सुनते हैं राजेंद्र जी को कि किस प्रकार से इस नाटक को वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वृद्ध आदमी बैठा है, सवेरे से उठ के उसे चाय चाहिए थी। वो पुकारता है, बहू बहू सुना थवा। बाप रे बाप, 5 बजे फजीरे से उठ गल हैं, गला सुखा गल बा, पानी पीनी है, प्यास नहीं जाता, चाय पिए की आदत हो गल बा, सुनला? अरे कोई नहीं सुनाता। बुढ़िया फजीरे फजीरे दूधू को घर में काम करेला, चल गल काम करे।
पतो के बोल के गल कि हई बखत होई तो बूढ़ा चाह पिएला, दे दे के चाह। नहीं, अभी ले कुछ नहीं। काल हो हाला करत करत थोड़ा चाह देलक, ऐसन चाह देलक तो बुझता चाउर के धोअल ह, चर धोअन ह, न बुझता माड़ ह, न बुझता चर धोअन, न चीनी बा, न चाह के पत्ता बा ओकर में। हाला जब करबे तब जब देखबा त मोबाइल पर बा, जब देखबा त सीरियल देखा था। तो हाला करत करत आई तब बोली, हाँ सुननी, हाँ आना थे चोहर चा, आना थे अस्पेरे, आना थे चोहर चा। हैं काम करत नहीं, लड़का नहावतनी, हई धोवतनी, हव धोवतनी, कुत्ता के बच्चा नहावतनी। अरे तो हमरो तनी सुन, हयो कुतवा के देख तनी, तूने इतना इतना पाँचवान के देवे लाई घरवा में, बखत पर चाह नहीं, बखत पर खाई के नहीं। ये है। बहुत बहुत सुंदर, इसमें हास्य भी है, जहाँ पर हम हास्य जो है उस रस को भी देख सकते हैं उसमें। और आपका क्या जो है पात्र थे सिपल जी उसमें? मेरा दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हम जात हैं बुटीक कोको के तेल किने, संगतिया लोग बोले कहाँ रे हैं, तीनवा घर कर ले हबीले घर के काम करते हवे, सुनीला सा तू लुगा धोते। दोस्त लोग मजाक करत हो जाते, हम बोलते का बा हम तोरा अपन बुढ़िया खातिर कोनो कमुआ कर देला था। बोले जाने ला काहे हम शादी कर ली, हम जब नहाइला तो हमर से पीठी नहीं ढोवाला। देखा सा हमार हाथ नहीं पहुँचेला, देखा सा हाँ ये खातिर ना हम घरवा कर ली हैं। तो लोग समझेला से नहीं हैं, तर अब हमर कमुआ करे लेते, हमरो परी नौकर कमुआ करे के। ये तो है, क्योंकि जब हम ये जब गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो इसका मतलब ये संदेश आपने दिया है कि दोनों को हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, है ना, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती। तो गुरुजी, इस हास्य का आपने जो हास्य रस डाला है इस नाटक में, इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है क्योंकि लोगों को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा है कि हर नाटक के पीछे, हर नाटक में एक मैसेज देते हैं, हम एक संदेश भेजते हैं। नाटक सपाट नहीं जाना चाहिए। जैसे कि टिकटॉक में देखेंगे एक मैसेज होता है, कुछ भी हो मैसेज होता है। और मैंने जब भी नाटक लिखा है, फुल लेंथ नाटक या छोटा नाटक लिखा है, तो उसमें एक संदेश होता है। और संदेश में हम लोग अपना जो संदेश है नाटक में दे देते हैं संदेश, लेकिन कॉमेडी के जरिए, कॉमेडी के जरिए। जैसे कि एक बच्चे को डॉक्टर दवा देता है तो वो चॉकलेट कोटेड होता है, दवा अंदर होती है, ऊपर से चॉकलेट होता है। और जब पीने के लिए कोई दवा है बच्चे के लिए तो फ्रूट जूस में मिलाया हुआ है, उसे दे देते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी मतलब कि जो भी संदेश देना है कॉमेडी के माध्यम से दे देते हैं। अब जो दर्शक हैं वो देखता है और फिर घर जाकर सोचता है कि तो ये बात है, ये बात है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो ठीक इस तरह से है। तो हम लोग कॉमेडी के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं नाटक में। और मान लीजिए नाटक में वो हास्य सीन है, जहाँ पर कॉमेडी सीन है, वो लोग ज़्यादा भूलते नहीं हैं। सही बात है ना। तो गुरुजी, आप हमें ये भी बताएं कि आपने एक पुस्तक भी लिखा है, वो है सर उठाकर जियो, उसके बारे में कुछ बताएं। सर उठाकर जियो, मैंने वो पुस्तक प्रकाशित की थी आज से कोई 4 साल पहले, पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें 3-4 मेरे नाटकों का संकलन है। सिर उठा के जियो कहा आपने ना, सिर उठा के जियो। अभी एक और मेरी पुस्तक अभी आ रही है जिसमें 4 फुल लेंथ नाटक हैं जो खेला जा चुका है, जिसमें रामलीला भी है। तो सिर उठा के जियो मैंने उसमें भी हर पहलू को पकड़ा है। जैसे कि नारी शोषण, जिस पर अत्याचार होता है जिन नारियों पर, उसको लिया है मैंने। ड्रग को लिया है। और उसमें एक सब्जी वाला है जो साइकिल पर घर घर जाके सब्जी बेचता है। तो जहाँ जहाँ भी सब्जी बेचने जाता है तो वहाँ से पता चल जाता है कि इस घर में क्या हुआ है, उस घर में क्या हुआ है, उस घर में क्या हुआ है। तो जब वहाँ से लौटता है तो अपनी पत्नी को बताता है
कि इस घर में ये हुआ है। जब वो बोलते हैं इस घर में ये हुआ है तो उसे मैं दृश्य के रूप में नाटक में बताता हूँ। ये लोग पति पत्नी जब वो बेच कर आता है सब्जियाँ तो पत्नी बोलती है कि तू उदास क्यों है आज तक। कहा कि आज मैंने इस घर में ये देखा, उस घर में ये देखा। तो जो सीन उसने सुना है या देखा है तो अपनी पत्नी को आकर सुनाता है और वही सीन मैं स्टेज पर बताता हूँ। घर घर की कहानी आप सुनाते हैं। हाँ, दिखाते हैं लोगों को। तो ये आशावादी पुस्तक है। हाँ, जहाँ पर बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे हैं अभी हाल में, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश साधारण है। संदेश जो कुछ है वो सामने में है कि जो कुछ घर में होता है, एक घर में जो कुछ होता है, जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है और ये जो ख्वाज़ के लोग हैं उनको मतलब वे दुख सहते हैं, इन सब बातों को लेकर मैं नाटक लिखता हूँ। और संदेश यही है कि इन नाटकों को देखकर मतलब सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम देखेंगे कि घर में क्या हो रहा है। घर में मर्द जो है काम करने जाता है, आजकल तो सभी लोग करते हैं काम, नौकरी, लेकिन जब घर में पत्नी होती है तो अपनी सास को किस तरह से मतलब कि सताती है, ये सब होता है। और जो बूढ़ा आदमी है उसको भी सताते हैं। इन सब बातों को लेकर संदेश यही है नाटक में। और गुरुजी, जैसे अभी आपने नाटक के माध्यम से बहू और जो है ससुर के जो संबंध हैं वो दिखाए हैं कि किस प्रकार से आप चिल्लाते हैं, बहू बहू, गला भी सूख जाता है। ये तो घर घर की कहानी है। अभी भी ये है, ये समस्या है, अभी भी है। मतलब यही सब बातों को देखकर जो इसमें मतलब कि काल्पनिक नहीं है। मैं जो नाटक लिखता हूँ वो काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है, ये एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति है, मतलब कल्पना नहीं चलता है इसमें। जो घर में जो देखते हैं, सुनते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरा एक नाटक चल रहा था RTI में, तो नाटक देखते देखते मेरे घर के पास की एक महिला जो है छोड़कर निकल जाती है अपने पति को, कहती है निकलो यहाँ से, चलो घर, हमारे घर की कहानी ये सुना रहे हैं। तो सही बात है। घर के पड़ोसी, मतलब एकदम पड़ोसी नहीं, मतलब थोड़ी दूर पर हैं, 3-4 घर छोड़कर रोज सुनते हैं ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो कहा कि चलो घरे चले, हमारी कहानी यहाँ पर ये सुना रहे हैं लोग, तो सुनेंगे, जो जानते हैं तो क्या कहेंगे, चलो। तो दूसरे दिन नाटक समाप्त हुआ तो मेरी लड़की ने कहा कि क्या लिखते हो तुम, वो देखो वो नाराज़ हो गए थे ये। तो उनको बुलाकर मैंने समझाया कि ये तुम्हारे घर की कहानी नहीं है, हालांकि उसी घर की कहानी है। मैंने उन्हें बताया कि घर की कहानी है, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है ना, तुम्हारे न सास का न ससुर का न तुम्हारा नाम लिया है कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा है, स्थिति ऐसी है। जैसे जैसे स्थिति जो है बढ़ती जा रही है, जैसे आपने कहा ड्रग्स को लेकर ये समाज में हो रहा है, जो है पतन हो रहा है, इसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये नाटक को आपने एक कहानी के रूप में पिरोया है ना। तो आपके लिए एक्टिंग एक एक्सप्रेशन है, प्रोफेशन है या डिवोशन है? एक्टिंग जो है कह सकते हैं कि एक्टिंग, प्रश्न आप फिर से बोलिए थे प्रश्न। मैंने आपसे ये पूछा कि एक्टिंग आपके लिए एक एक्सप्रेशन है, प्रोफेशन है या फिर डिवोशन है? मतलब एक्सप्रेशन तो है, साथ में डिवोशन भी है। एक कलाकार जो है, जब नाटककार उसे एक संवाद देता है बोलने के लिए, तो वह जो संवाद है उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तब वह अभिव्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है। वरना ये सीन जो है दुख का सीन है और वो हंसी मजाक में बोल रहे हैं, तो कहाँ से एक्सप्रेशन आया है? तो इसीलिए एक्सप्रेशन है। और डिवोशन भी है साथ में। डिवोशन इसलिए क्योंकि जो संवाद उसे दिया गया है बोलने के लिए, वो उसे बोलना चाहिए, उसे कर्तव्य समझकर वो सीन एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाहिए। इसीलिए मैं इसे एक डिवोशन मानता हूँ। कलाकार को जोड़ना नहीं चाहिए अपने आप से, मतलब कि जो संवाद है जोड़ना नहीं चाहिए, जो कुछ है वही बोले, वही डिवोशन है मेरे लिए। और गुरुजी, रंगमंच अभी आप
के क्या अंदर की आवाज़ सुनने का एक साधन है या फिर केवल एक एंटरटेनमेंट बन गया है? जैसे आज अब हम टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक का जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है या फिर एंटरटेनमेंट है। मैंने कहा शुरू में, मैंने कहा था एंटरटेनमेंट ही में जो संदेश देना है, एंटरटेनमेंट के माध्यम से संदेश हम दे देते हैं दर्शकों को। लोग बैठे हमारे, हम जब भी नाटक करते हैं, भाई लोग आयोजन करते हैं, लोगों को जाकर प्रस्ताव करते हैं, प्रेरित करते हैं कि चलें देखें ये, और जाते हैं तो बहुत लोग देते। हमारे नाटक जो हैं हाउसफुल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10-12 लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 हैं। और टीआई देखेंगे, एमजीआई देखेंगे या आईसीजीसीआई देखेंगे, रामलीला देखने के लिए बहुत भीड़ रहती है। तो हम लोग कन्वास करते हैं, लोगों को जाकर भेंट करते हैं, निमंत्रण देते हैं, और जब उनके घर में जाकर उन्हें आमंत्रित करने हैं ये देखने के लिए, तो वे लोग अगर सोचते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो शर्मा जाएंगे, शर्म में पड़ जाएंगे, घर पर आए थे बोलने, लेकिन जब देख कर निकलते हैं वहाँ से तो वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। तो आप दोनों के लिए एक्सप्रेशन जो हैं, जो हम चेहरे पर लाते हैं, क्रोध या फिर गुस्सा या फिर कहें हास्य, कुछ भी, अगर इसका महत्व क्या है नाटक में, क्यों हम एक्सप्रेशन देते हैं? इस एक्सप्रेशन ही मेन होता है ना। जैसे क्रोध में हो, वो मैसेज आपको देना है, ना केवल आवाज से। हाँ, अभी चेहरा भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो कुछ में कुछ मज़ा नहीं है, नहीं राइट। वो एक्सप्रेस जो करना चाहते हैं वो उसको बता नहीं पाएंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा स्केच में मैंने बताया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव जब हम लोगों ने की थी, तो उसमें छोटा एक स्केच जहाँ पर 2 परिवार थे, एक अच्छा जो अपना धर्म संस्कृति लेकर चल रहा है, जो हमारे पूर्वज लेकर आए थे, और एक जो भूल गया है, जो भूल गए हैं वो अपना धर्म। तो 2 घर में क्या फ़र्क है, तो उसमें अलग अलग से चीज़, जैसे हम लोग ये परिवार रामायण गा रहा है अपने परिवार के साथ, तो वो लोग वहाँ पर शराब पी के ये वो कर रहे हैं। जैसे मैंने हमारे जैसे देवी देवताएं जो है ना, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहता है, तो क्यों बताया गया है, ये क्यों रखते हैं, और हम वो बोला गया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए ये रखना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी देवी देवताएं कब का बता चुके हैं, देखो ये सब हमारे साथ होना चाहिए। अभी तो नहीं रख सकती, लेकिन अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस, जैसे ताइक्वांडो है, कराते हैं, तो ये सब करके मैंने खुद बताए थे हम लोगों ने कि कैसे जीना चाहिए अभी। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट वो जो होता है ना, एक्सप्रेशन देते हैं इसमें। मान लीजिए एक मनोरंजन का एक साधन है, और लोग या फिर नौजवान अगर नाटक से जुड़ जाते हैं, अपने अंदर की जो कला है वो उभर भर के आता है, वो जान जाते हैं कि हाँ मुझ में वो हुनर है ना गुरुजी? हाँ बिल्कुल। और हम कार्यक्रम के अंत तक आ ही पहुँचे हैं। आप दोनों का क्या संदेश है रंगमंच की आवाज़ को लेकर? इससे पहले मैं एक्सप्रेशन पर 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ। अवश्य 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ जी। हमें हमारे गुरुजी जो महर्षि थे, भारतीय थे, उन्होंने एक्सप्रेशन को लेकर एक चीज़, एक मतलब एक सीक्रेट हमें बताई थी कि एक सीन जब आता है तो हमें उसमें रोना पड़ता है, तो हम तो बनावटी रोएंगे, मतलब बनावटी रोना बनाकर रोएंगे तो लोग तो हंसेंगे कि ये कैसे रो रहा है। तो उस क्षण में हमें हमारे जीवन में बीता हुआ एक दुख को हमेशा याद रखेंगे कि ये दुख आया था। बस कलाकार का तो वो दिमाग ऐसा ही होना चाहिए कि उस दुख को याद करके हम रोएंगे तो अपने आप आंसू निकल आता है, अपने आप रुआंसी आवाज़ हो जाती है। और सुख के लिए भी जब हंसना है तो बनावटी हंसी नहीं हंस सकते, एक बढ़िया जोक हमेशा याद रखना चाहिए उस वक्त, एक बढ़िया जोक, और उसी जोक को याद करके हम लोग हंस देते हैं, ठठा कर हंस देते हैं। तो ये है एक्सप्रेशन। ये आपने सही कहा। मैं स्वयं जब 30 कार्यक्रम का 30 नाटक का जो है मैं प्रशिक्षण ले रही थी रितेश जी के साथ, तो उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मुझे ये कहा था कि अपने जीवन की वो पल याद करो जहाँ पर तुमने रोया था। कौन से क्षण है जहाँ तुम्हारा दिल जो है चीर हो गया था, और
ये जो समय था यही आपको रुलाता है, ये आपने बखूबी कहा है गुरुजी। आप दोनों का तहे दिल से हम धन्यवाद कहेंगे। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी, जो अभी नौजवान और नारी आपको देख रहे हैं ख़ास तौर पर, जो अपने अंदर की ड्रामेबाज और नाटक कला को लेकर आना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब तो मैं तो हमेशा से यही मांग करते आया हूँ कि महिलाओं को, जवान महिलाओं को आना चाहिए आगे। अगर हो सके तो हम उनके पति को भी कास्ट कर सकते हैं, एक जगह दे सकते हैं उसको उस नाटक में, ताकि वे साथ आएँ और साथ लौटें। तो लड़कियों से भी मैं मांग करते आ रहा हूँ कि आएँ। लड़कियाँ कहती आना चाहते हैं हम, लेकिन परिवार जो कहते हैं नहीं रात को रिहर्सल हैं, नहीं आ पाएंगे, एक है। दूसरी बात है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, 6 बजे लौटते हैं ऑफिस से, कब आएंगे, कैसे करेंगे, और आप लोग रिहर्सल रोज़ करते हैं। तो इन सब बातों को मतलब कि बहुत ही उदास हो जाते हैं हम लोग ये सुनकर कि लड़कियां नहीं। हमने 60 साल की महिलाओं को बहू का रोल दिया है, उसका मेकअप, उसके पहनावा मतलब करके झनक पटक में 60 साल की महिला को उसका मतलब कॉस्ट्यूम के साथ, मेकअप के साथ उसे बहू का रोल मतलब कि 25-30 साल के अच्छा से बखूबी उन्होंने निभाया था। तो इस तरह से मुश्किल पड़ती है हमारे लिए, पड़ती है। और साथ में नाटक का ये योगदान रहा है भाषा को आगे बढ़ाना। जैसे आपने कहा अभी भोजपुरी में कितना हंसाया मुझे, मैं खुद हंसी। तो ये आपको अंदर से जो तनावमय जीवन जो आजकल हम जी रहे हैं, ये आपको बाहर निकालता है ना गुरुजी? बिल्कुल। तो आप दोनों का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ रंगमंच की आवाज़ पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं बस आप सभी को यही मांग करूँगी कि आप नाटक से जुड़िए और अपने अंदर की जो कला है वो बाहर लेकर आए। चलिए इसी के साथ पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। रंगमंच की आवाज, चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज, रंगमंच की आवाज।